तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनकी हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो ये वो ड्रग्स हैं जो भी डायलेटेशन करती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं। तो एक बेसिक डायग्राम अगर हम लोग देखें कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा, तो जो कैल्शियम है उसकी एंट्री अगर रुक जाएगी तो जो स्टोर्ड जो कैल्शियम है वो रिलीज नहीं होगा, और जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेज वो नहीं होगा, और इसके चलते जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो रुक जाएगा और डायलिटेशन वहां पर होगा। तो स्मूथ मसल में भी ये एक्शन आपको देखने को मिलेगा और हार्ट में देखने को मिलेगा ही। अब बाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ में इनका जो एडिशनल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होना। तो इसके चलते भी क्या होगा, साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी बढ़ेगी और जो फॉस्फोराइलेशन है नहीं होगा, तो विच विल अगेन गोइंग टू रिजल्ट इन द रिलैक्सेशन। हार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो एल टाइप जो चैनल्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए वेरियस टाइप्स, तो वहां पर ये काम करेंगे। और जो कार्डियक जो करंट है वो कम होगा, जो कैल्शियम की एंट्री है वो कम होगा, तो उसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम होगा, और जो ओवरऑल इफेक्ट है दैट इज वस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हमको देखने को मिलेगा। काफी लोग अचानक ज्वाइन कर रहे हैं। नेटवर्क इशू बहुत लोगों को है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, वेरापामिल। अब देखिए हम लोग एक पॉइंट और आज डिस्कस करते हैं, दैट इज ये जो सब्जेक्ट है जो फार्माकोलॉजी है वो बेसिकली इसको हेल्थ साइंसेज में हर कैटेगरी के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज जो फार्माकोलॉजी है, जो नर्सिंग है, हर जो हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं वहां पर ये एज ए सब्जेक्ट रन होता है। बिकॉज इसमें से हर किसी को अपना अपना जो पार्ट है वो निकालना होता है। डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, जो नर्सिंग है स्टूडेंट्स हैं वो हाउ टू अप्लाई, ठीक है, और जो फार्मेसी पीपल है हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने जो ड्रग बनाई है, डोजेस फॉर्म बनाए हैं, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसके क्या है। तो नो डाउट कि फार्माकोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है और उसी से डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलता है और इफेक्ट क्यों आ रहा है उसका पता चलता है। बट एज ए फार्मासिस्ट आप लोग अगर देखें तो जो पेशेंट आता है वो ड्रग स्टोर पे आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब ने ये लिखा है तो मेडिसिन आप निकाल दो। जनरल जो डीलिंग होती है वो कैसे होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास आ गया और आपको दवा निकालनी होती है। जो मेडिकल स्टोर है उसकी हम बात करें तो आपने दवा को निकाल दिया और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इसको लेना कैसे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट हम लोग देखें डोज, तो ऑलरेडी उसमें मेंशन होता है, बट जो पेशेंट है वो तो आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि आप बताएं, ठीक है। तो जो मेंशन है उसको आपको बताना होता है कि ये डोज आपको मेंशन है। फिर उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इसको कब लें, ठीक है। एक तो डोज और एक आपको खाने के बाद लेना है या पहले लेना है, ठीक है, टाइम पीरियड। और फिर जनरली एक क्वेश्चन जो पेशेंट है वो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जो खाने में है वो क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चन जनरल होते हैं। अब मान लीजिए जो पेशेंट है सेकेंड टाइम में आता है, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम में उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेके चला गया, हाइपरटेंशन की हम लोग बात कर लेते हैं, सीवीएस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इंड्यूस डिजीज। तो ये जो कंडीशन है, फिर जो इसमें
ACE इनहिबिटर प्रिस्क्राइब किया हुआ है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जो मेडिसिन चल रहा है, तो फिर सेकेंड राउंड में अगर जो पेशेंट आता है वो कहता है कि मैं अभी सेकेंड टाइम में डॉक्टर साहब को बता के आया हूँ, तो डॉक्टर साहब ने ये मेडिसिन मुझे चेंज किया, फिर चेंज किया, इट्स ओके। बट जो पेशेंट होते हैं उनके जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वही होता है कि जब मैंने इसको लिया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, इसकी वजह से ये हो गया। तो यानी कि जो मेडिकल स्टोर है वहां पर वो ऐसे पॉइंट को शेयर करते हैं जो जनरली वो डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते। अब या तो वो टाइम का इशू है या वो एक्चुअल है जो प्रॉब्लम है उस पॉइंट के ऊपर फोकस रहते हैं। बिकॉज हम लोग इसमें देखें कि एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट अगर आप देखें तो हर ड्रग का होता है, ठीक है, बट फोकस क्या होता है कि जो फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी है, बिकॉज जो डिजीज हो गया उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। अब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट टॉलरेट करने पड़ रहे हैं तो वो तो होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका जो मैनेजमेंट है, अभी जो रिसेंट पार्ट चल रहा है जहां जो फार्मासिस्ट का रोल और जनरेट हो रहा है वो मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट है। यानी कि जो पेशेंट है वो आपके कांटेक्ट में है, रेगुलर आपसे मिलते हैं, अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो जो फार्मासिस्ट हैं वो वहां पर जाते हैं, उनको अटेंड करते हैं, तो उनका डाइट चार्ट क्या चल रहा है, कब क्या मेडिसिन देना है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल पार्ट है, ऑलरेडी ये प्रिस्क्राइब है, नो डाउट है, उससे जो जनरेट होगा वो भी जब ड्रग एक्शन चाहिए तो टॉलरेट करना होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके चलते जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको समझाना होता है कि ये आपने ड्रग ली है इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, अचानक ये हुआ मेरे साथ तो ये हो गया। तो जितनी भी जो डिजीज है आज के केसेस में वो स्ट्रेस इंड्यूस डिजीज है। जो पेशेंट के साथ में जो लोग होते हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ। तो सारी जो रिपोर्टिंग है, नर्सिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, तो जनरली जब वो डोज लगाने के लिए आते हैं, ड्रिप चढ़ाने के लिए आते हैं, तो हर तरीके की बात उनसे शेयर की जाती है, ठीक है। तो वो लोग भी अपनी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पर है इसकी बात हो रही है। तो अगर ड्रग के जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, तो जैसे जो लोग उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको पता रहता है कि इस दवा से ऐसा होता है और ऐसा ठीक हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए जो पेशेंट है वो रिपोर्ट करते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है, और जो मैनेजमेंट है अगर आपकी स्किल इसमें डेवलप हो पाती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपना जो ट्रस्ट फॉर्मेशन है उसमें। तो जो पेशेंट है फिर आपके कांटेक्ट में आएंगे और फिर जो चेंजेस हैं उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटमेंट है चल रहा है ऑलरेडी, मान लीजिए डोज को लेके कोई इशू है या जो साइड इफेक्ट है उसके चलते हो रहा है, तो कहीं कहीं पर आप लोग जो आपकी जो एडवाइस है वो दी जाती है, और इवन फिर डोज कम किया है ज्यादा किया है तो डॉक्टर से बात करके वो प्रोसेस हो जाता है। तो इंटरेक्शन हम लोगों ने देखे, जो वेरापामिल है, डिल्टाइएजाम है, निफेडिपिन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी जो डाइहाइड्रो जो पिरिडिन्स हैं उनको। अक्सम अहमद, बेबी कुमारी। So all dihydropyridines have the pharmacodynamic profile similar to nifedipine. Nifedipine इनका एक प्रोटोटाइप ड्रग है और जितने भी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सिमिलर है इसके साथ में बाकी ड्रग के। However, the minor differences in organ selectivity, major differences in pharmacokinetic characteristic exist. The slower and longer acting ones induce less reflex. The tachycardia, propensity to increase the cardiac work, flushing, headache, dizziness are subdued. They are favored dihydropyridines because of the milder side effect and because increased mortality among the patient
post MI patient is reported with the regular short acting nifedipine formulation. तो कहीं कहीं पर अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्टेड पेशेंट है तो वहां पर रेगुलर यूज इनका मॉर्टेलिटी इंक्रीज करता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट में इसको देखा है। फेलोडिपिन की हम बात करते हैं तो इट डिफर्स फ्रॉम निफेडिपिन इन हैविंग द ग्रेटर वस्कुलर सेलेक्टिविटी, लार्जर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्गर टी हाफ। अब निफेडिपिन की जगह अगर फेलोडिपिन दिया जाएगा तो उसका जो क्राइटेरिया वो क्या है कि इसकी वस्कुलर सेलेक्टिविटी ज्यादा है और जो टिश्यू है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा है और इसके चलते लॉन्गर टी हाफ है। तो इसलिए 5 to 10 mg OD या मैक्सिमम 10 mg BD। और इसके वेल नोन जो फॉर्मुलेशन है फेलोडिपिन, फेलोगार्ड, सिप्ला, माइलान, ये देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन इज सुटेबल फॉर वंस डेली एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने ACE इनिबिटर में स्टडी किया था वैसे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम लोग नए मॉलिक्यूल को क्यों जनरेट करते हैं ताकि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो और स्ट्रांग हो जाए, यानी कि इफेक्ट है अगर हमको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो स्टेडी स्टेट जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे और डोज कम हो जाए, बिकॉज जितनी क्वांटिटी कम रहेगी ड्रग की उतनी अच्छा। तो फार्माकोकाइनेटिकली इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट डाइहाइड्रोपिरिडिन। एम्लोडिपिन को अगर आप देखें तो मैक्सिमम यूज इसका होता है एम्लोडिपिन। ऐसा क्यों है? oral absorption is slow but complete. Peak blood level occurs after 6 to 9 hours. The early vasodilator side effect like the palpitation, flushing, headache, postural dizziness are largely avoided because जो patient है उसका जो comfort है वो बिगड़ जाता है ड्रग के चलते, तो उसके चलते वो परेशान रहता है। फार्माको जो डायनेमिक प्रोफाइल है ठीक है, ड्रग अपना काम कर रही है, बट उसके चलते जो इफेक्ट आ रहे हैं, डोज को जो टॉलरेट कर रहा है उसके चलते जो पाल्पिटेशन है, फ्लशिंग है, हेडेक है, पोस्चुरल डिजीनेस है, ऑलरेडी हम लोगों ने इन सब के ये जो जनरल टर्म्स हैं ये काफी ड्रग्स में आते हैं। तो अगर इन सबको अगर अवॉइडेड हो जाए तो पेशेंट को फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी भी मिल रही है, 6 to 9 आवर का पीक ब्लड लेवल भी मिल रहा है और ये सब भी अवॉइड हो रहे हैं, तो उसके लिए it is a better option because of less extensive and less friable first pass metabolism. Its oral bioavailability is higher and more consistent. Volume of distribution and T half are exceptionally long. ठीक है? Diurnal fluctuation in the blood level is small and action extends over the next morning. यानी कि एक जो टैबलेट की बात हो रही है कि एक दिन में एक टैबलेट ले लें आप वंस डेली 5 to 10 mg OD, तो इसका डोज इतना है कि आराम से एक दिन में एक टैबलेट से काम चल जाएगा और साथ में आपको जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होंगे और हर तरीके से ये सूटेबल है। एमकार्ड, एम्लोपेन, मायोड्यूरा 2.55 और 10 mg टैबलेट, तो काफी सारे फॉर्मुलेशन इसके आते हैं। नेक्स्ट वन इज इसके जो कॉम्बिनेशन है वो भी आते हैं, जो पेरिंडोप्रिल है उसके साथ में, लिसिनोप्रिल है उसके साथ में और सिंगल जो डोज है वो भी है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रिनडिपिन। नाइट्रिनडिपिन इज another one. So a dihydropyridine with oral bioavailability of 10 to 30% and elimination of T half for 4 to 12 hours. It has been shown to release nitric oxide from the endothelium and inhibit cyclic AMP phosphodiesterase. These may be the additional mechanism of vasodilator action, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं
और इनहिबिट करते हैं CMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज। द एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड में रिटार्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, लिपिड लेवल हाई हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो फिर वहां पर भी हेल्पफुल है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, AV conduction are not depressed. Nitrogen depend is indicated in hypertension and angina pectoris. It is helpful. इसका भी डोज अगर आप देखें 5 to 20 mg OD, nitrogen pen, Cardiff 10 to 10-20 mg tablets. Next one is lecidipine. It is a highly vasoselective newer dihydropyridine, suitable for once daily administration. It is claimed to attain higher concentration in vascular smooth muscle membrane and is approved only for use as antihypertensives. तो अब ये जो मॉलिक्यूल है नया है और इसका जो यूज है वंस डेली डोज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा बाकी का है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो स्मूथ मसल में ज्यादा है. इट इज क्लेम्ड एट टू अटेन हायर कंसंट्रेशन इन वस्कुलर स्मूथ मसल मेम्ब्रेन. तो इसके चलते क्या होगा, एंजाइना में यूज हो रहा है ठीक है, बट इसका एंटी हाइपरटेंसिव यूज ज्यादा है और इसके चलते वस्कुलर स्मूथ मसल के चलते एंटी हाइपरटेंसिव यूज में इसको ज्यादा लिया जाता है. डोज इज 4 mg OD and increase to up to 6 mg OD if required. Lecivas, Sinopel 2 to 4 mg tablets are there. Next one is Nimodipine. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फॉर्मुलेशन, Nimodipine capsule 30 mg. So it is the short acting dihydropyridine which penetrate blood brain barrier very efficiently due to high lipid solubility. As such, it is believed to selectively relax cerebral vasculature and is approved for the prevention and treatment of neurological deficit due to cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage or rupture the congenital intracranial aneurysms. Side effects are headache, flushing, dizziness, palpitation, nausea. Dose is 30 to 60 mg, 4 to 6 hours for 3 weeks following subarachnoid hemorrhages. Vasotop, Nimodip and Nimotide 30 mg tablet and 10 mg 50 ml injection. तो यानी कि जो केसेस हैं, हाँ बताइए. डिजीनेस मतलब क्या होता है? डिजीनेस मतलब जैसे एक पिक्चर मैंने आप लोगों को शेयर किया था, इसका इनहिबिटर में, यानी कि आपका जो सराउंडिंग है वो आपको सर्कुलेटिंग पाथवे में घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है. तो कोई भी चीज आपको स्टेबल नहीं दिखेगी. जैसे ही आप कहीं पे फोकस करना चाहेंगे तो फोकस नहीं होगा और सारी जो चीजें हैं वो आपके अराउंड मूव करती हुई दिख रही है. दैट इज डिजीनेस. फोकस नहीं कर पाते आप इसमें. तो निमोडिपिन को अगर हम लोग देखते हैं तो जो ब्रेन हेमरेज का केस है या कहीं पे क्लोटिंग हो गया है, तो इन दैट कंडीशन इसको स्टार्टिंग में यूज में लेते हैं जैसा कि मेंशन. नेक्स्ट वन इज lercanidipine, another dihydropyridine similar to nifedipine but with longer duration of action. Peak plasma concentration occurs in 1.5 to 3 hours. T half is 5 to 10 hours and it is indicated in hypertension at a dose of 10 to 20 mg OD and Lerca 10 to 20 mg tablets are there. तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक प्लस पॉइंट है. पीक प्लाज्मा लेवल इसका मेंटेन हो जाता है और टी हाफ 5 to 10 आवर्स है. तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से इसको हाइपरटेंशन में इंडिकेट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज बेनिडिपिन, अ लॉन्गर एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडिन दैट ओज its long duration of action to slow dissociation of dihydropyridine receptor
on smooth muscle cell. Marketed only in India and Japan, it is indicated in hypertension and angina pectoris. Again long acting है और इस वजह से इसको hypertension और angina pectoris में काम में लिया जाएगा. Dose that is 4 to 8 mg once a day and it carry tag 4-8 mg tablet. तो इसके formulations हैं. Next one is Nicorandil, जो कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं. तो निकोरेंडिल है पोटेशियम चैनल ओपनर. पोटेशियम चैनल ओपनर है. ऑलरेडी हम लोगों ने जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसको कंप्लीट किया है. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको कब यूज में लेना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, दिस ड्वेल मैकेनिज्म एंटी एंजाइनल ड्रग एक्टिवेट द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल and thereby hyperpolarizing vascular smooth muscle. The vasodilator action is partly antagonized by the potassium channel blocker glypenclamide. तो जो पोटेशियम चैनल है यूज में लिए जाते हैं वस्कुलर स्मूथ मसल को हाइपर पोलराइज करने के लिए, और इसी का जो मैकेनिज्म है वो एंटी एंजाइनल जो ड्रग है वहां पर इसको रखता है. और इसका जो वासोडाइलेटर एक्शन है वो ग्लाइपेन जो क्लेमाइड ड्रग है, अगर ये आपके पेशेंट को चल रही है तो वो इसको एंटागोनाइज करता है. लाइक नाइट्रेट इट आल्सो एक्ट एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, रिलैक्स ब्लड वेसल्स बाय इंक्रीजिंग साइक्लिक जीएमपी. thus arterial dilatation is coupled with venodilatation. अब नाइट्रिक ऑक्साइड भी ये रिलीज कर रहा है तो इसके चलते क्या होगा, आर्टीरियोलर डायलेटेशन जो पहले हो रहा था अब वेनोडाइलेटेशन भी होने लग जाएगा. द कोरोनरी फ्लो इज इंक्रीज, डायलेटेशन ऑफ बोथ एपिकार्डियल कंडक्टिंग वेसल एंड डीपर रेजिस्टेंट वेसल हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड. नो सिग्निफिकेंट कार्डियक इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन हैव बीन रिपोर्टेड. The beneficial effect on the angina frequency and exercise tolerance is there. Which is comparable to nitrate, and the calcium channel blocker have been obtained in stable as well as vasospastic angina. Nicorandil is believed to exert the cardioprotective action by simulating ischemic preconditioning as a result of activation of mitochondrial potassium ATP channels. Ischemic preconditioning is a phenomena in which brief period of ischemia and reperfusion exert on the cardioprotective effect on subsequent total vascular occlusion and involving the opening of mitochondrial potassium ATP channels. तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है about the Nicorandil, that what is the ischemic preconditioning. तो ischemic जो रीजन है वो जनरली डेवलप होता है जब ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर पार्ट में कम होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और एंजाइना जो पेक्टोरिस है उसमें ऐसा देखने को मिलता है. तो अगर जो पोटेशियम लेवल है, जो पोटेशियम जो चैनल है वो एक्टिवेट होगा और इसके जो इफेक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड भी डोनेट हो रहा है तो उसकी वजह से आर्टीरियोलर डायलेटेशन और वेनोडाइलेटेशन देखने को मिलेगा. तो इसके चलते कुछ ब्रीफ पीरियड आएंगे इस्चीमिया के और जो कार्डियो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है उसके एक साथ में, यानी कि इस्चीमिक जोन ठीक है सप्लाई नहीं हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, बट अगर ये ड्रग आप दे रहे हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जो पोटेशियम एटीपी चैनल है उनकी ओपनिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं वासो जो डायलिटेशन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो उसका जो इफेक्ट है इस्चीमिया का वो कुछ टाइम के लिए कंडीशनिंग में चला जाएगा और उससे वो टाइम पीरियड थोड़ा मेंटेन होगा. अदरवाइज अगर ये इफेक्ट नहीं होगा तो और ज्यादा जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी. Next is the pharmacokinetic side effect and dose. Nicorandil is well absorbed orally, nearly completely metabolized in liver.